नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जल्दी से बताइए जरा। मैंने तो क्लास समय से ही शुरू कर दी, लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। इस बीच में मुझे रोकना पड़ा क्लास को। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप तक आवाज पहुंच पा रही होगी, मुझे जरा बताइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे साहब, राधे राधे। हाँ जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है मित्रों? हाँ, चलिए जरा दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। और जैसा कि आपको मालूम है, कल इस देश की सुरों की सरताज लता जी हमारे बीच नहीं रही और इस उपलक्ष्य में 2 दिन का राष्ट्रीय अवकाश भी है। तो दिल से निकलेगी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। ये पंक्तियां उन पर एकदम सही चरितार्थ होती है कि इस देश के लिए जीने वाले, इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली लता जी के इस असामयिक देहांत में हम सब यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और वो जहां भी रहे हमेशा अपने आप में शांति प्राप्त करे। तो यह हमारी क्लास की तरफ से उनकी आत्मा को एक श्रद्धांजलि अर्पित हम करते हैं कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। ऐसी लता जी की जो आवाज है, उस आवाज का ये नगमा, उनकी आवाज की ये धार, उनकी आवाज की बदौलत वो हमेशा हमारे बीच बनी रहेगी। ऐसी उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है। और इसके बाद हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमारी जिंदगी एक साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। इसी प्रकार लगातार आप जीवन में चलते रहिए। इसी प्रकार हमेशा निरंतर चलते रहना ही जिंदगी है। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। जीवन में सकारात्मकता का बहुत बड़ा महत्व है और हमेशा जीवन में व्यक्ति को पॉजिटिव रहना चाहिए हर चीज के प्रति। बात करेंगे 7/2/2022 करंट अफेयर्स की विषय की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इसका पहला सवाल ही मैंने आज जो रखा है वो लता जी के बारे में ही रखा है। हालांकि बातें सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी हम अब परीक्षाओं की दृष्टि से बात करेंगे, एक भावनात्मक दृष्टि से नहीं। अब जरा देखिए, यहां पर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है उसको समझिए और उसका सही जवाब जानिएगा। 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला, सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हो गया। इनके संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है। यानी लता जी का निधन कब हुआ, पहली बात तो यह ध्यान रखना है। लता मंगेशकर जो है इनका निधन, ठीक है, इनका निधन जो है वो 6 फरवरी को हुआ। 6 फरवरी 2022, आप लोग ये सब बातें जानते हैं। उनके बाद इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, उस समय की जो इंदौर रियासत हुआ करती थी, उस इंदौर रियासत में इनका जन्म हुआ। और आजकल का इंदौर जो है वहां कहां पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ की राजधानी क्या है, भोपाल है। और यहाँ के मामा जो है शिवराज सिंह जो है, ये यहाँ के सीएम है। और इंदौर जो शहर है वो स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार जो है वो अपना स्थान बनाए हुए देश के टॉप जो है उन शहरों में अपना प्रथम स्थान लगातार बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। इंदौर मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है, क्या है, भारत रत्न। ये भारत रत्न इनको कब दिया गया था, ये ध्यान रखना। 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, उससे भी इनको नवाजा जा चुका है।
प्लस इसके साथ फिल्म फेयर अवार्ड की तो कोई कमी इनके पास नहीं रही है। फिल्म फेयर अवार्ड 6 से 7 बार इन्होंने प्राप्त किया है। फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वो 6 से 7 बार इन्होंने प्राप्त कर रखे हैं। तो ये सभी कथन आपके लिए क्या है, सत्य हैं। और निधन कहां हुआ है, तो ये निधन हुआ है महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र जो है, मुंबई महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र, यहां पर इनका निधन हुआ है। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबने श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री खुद मुंबई पहुंचे और शिवाजी पार्क जो है, शिवाजी पार्क मुंबई का, कौन सा पार्क, शिवाजी पार्क, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए इनका जो शरीर है वो पार्थिव शरीर रखा गया था। तो ये सभी बातें इनके संदर्भ में एकदम सत्य है। पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, इसके अलावा पद्म विभूषण भी इनको दिया जा चुका है। ये सारी बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए इनका सही जवाब क्या है, मध्य प्रदेश इंदौर 2001 में भारत रत्न और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जो टॉप मोस्ट बड़े पुरस्कार हैं वो ध्यान रखने, सारे आप याद नहीं रख पाओगे क्योंकि इनको बहुत सारे, एक पूरा पेज आपका जो है वो इनके पुरस्कारों से भरेगा, इतने पुरस्कार इनको आज तक मिल चुके हैं। तो ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार और भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो इनको मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि भाई भारत की एक रत्न जो है वही भारत ने क्या किया है, खोया है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि ऐसी हस्तियां जो है वो युगों युगों के बाद क्या होती है, इस धरती पर अवतरित होती है। युगों युगों यानी सालों बाद कोई किसी देश को इस प्रकार का रत्न जो है वो देखने को मिलता है। तो सही बात है जो कही गई है कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तुजू रहे। तो ये सब लता जी शायद कहती थी। और अभी मैंने आपको बताया था कि ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, ये गाना जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी देशभक्ति का कोई भी कार्यक्रम हो वहां ये गाना बजे, ना बजे ऐसा हो नहीं सकता। तो यह किसने इसको आवाज दी थी, तो इसकी आवाज जो है वो लता जी के द्वारा दी गई थी, जिसको अब की बार गणतंत्र दिवस जो था, गणतंत्र दिवस, उस गणतंत्र दिवस पर जो बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम आयोजित होता है उस कार्यक्रम में इसे क्या किया गया था, इस बार शामिल किया गया था। चलिए जरा अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो मित्रों क्या है, जरा देखो। सवाल आपका है आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 5वीं बार भारत ने इसको जीत लिया है। अंडर 90 जो है उसको 5वीं बार भारत ने जीता है। फाइनल में भारत ने किसे हराकर इसमें सफलता हासिल की है, फाइनल मुकाबला जो है इसमें भारत ने किसको हराकर जो है ये सफलता हासिल की है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जो है वो जगह बनाई थी, यानी सेमीफाइनल जो है उस सेमीफाइनल में भारत ने किसको हराया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और फाइनल में भारत ने किसको हराया, इंग्लैंड को हराया। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया। एंटीगा जो है, एंटीगुआ, यहां पर लिख देता हूं मैं, एंटीगुआ, ठीक है, यहां पर खेला गया था ये मुकाबला, एंटीगुआ में खेला गया था यह फाइनल मुकाबला, जहां पर भारत ने इसको क्या कर लिया, जीत लिया। लगातार 5 बार भारत ने जीता है। वेस्ट इंडीज के साथ भारत जो है वो अहमदाबाद जो है, क्या है, अहमदाबाद, यहां अहमदाबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, भारत और किसके बीच में, भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज जो है, इंडीज लिख देता हूं मैं शॉर्ट में से, इंडीज के बीच में भारत और वेस्ट इंडीज के मुकाबला अभी अहमदाबाद में शुरू हुआ है। और ये श्रृंखला पूरी की पूरी कहां खेली जाएगी, अहमदाबाद में खेली जाएगी, एंटीगुआ। यहां पर भारत ने जो 5 बार श्रृंखला जीती है, 5 बार ये अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप जीता है। इस कप्तान कौन कौन रहे देखिए, 2000 का वर्ष ध्यान रखना है, इसके बाद 2008 का वर्ष ध्यान रखना है, इसके बाद 2012 और 18 सॉरी, यहां पर 2000, इसके बाद में 2008 और 12 और 18 और इसके बाद आपका कौन सा है, 2022 है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो मेरे हिसाब से। 2000 में जीता भारत ने, 2008 में जीता, 2012 में जीता, 18 में जीता और उसके बाद 22 में जीता। सबसे पहले जब 2000 में जीता भारतीय कप्तान उस समय मोहम्मद कैफ हुआ करते थे। मोहम्मद कैफ जो है वो भारतीय टीम के क्या हुआ करते थे, कैप्टन हुआ करते थे। जब 2008 में भारत ने जीता तो विराट कोहली जो है, विराट कोहली उस समय 2008 में इस टीम के कैप्टन हुआ करते थे।
जब 2012 में भारत ने जीता तो उन्मुक्त चंद जो है, उन्मुक्त चंद जो है वो इस टीम के क्या थे, कैप्टन थे। 2018 में भारत ने जब जीता था तो उस समय पृथ्वी शॉ जो है, पृथ्वी शॉ वो इस टीम के कैप्टन थे। और अब जब 2022 का हुआ है, इस समय कैप्टन जो है यश ढुल है। क्या है, यश ढुल जो है वो इस टीम के कैप्टन है। यानी आपको सीधा सीधा याद रखना है, अंडर 90 जो है इसने 2022 का जो जीता है, उस समय 2022 में कप्तान कौन रहे, तो कप्तान यश ढुल रहे। कौन, यश ढुल जो है वो इस टीम के क्या थे, कैप्टन थे। और भारत ने किसको हराकर यह मुकाबला जीता, तो फाइनल में इंग्लैंड को हराकर एंटीगुआ में खेला गया ये फाइनल मुकाबला जो है वो भारत ने क्या कर लिया है, जीत लिया है। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में घरेलू श्रृंखला जो है, क्या है, घरेलू श्रृंखला। ये घरेलू श्रृंखला जो है वो कहां पर शुरू हुई है, इस घरेलू श्रृंखला में राजस्थान के एक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनका परिचय कोच द्रविड़ ने सभी खिलाड़ियों से करवाया ताकि नया खिलाड़ी हैबिचुअल हो सके। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास में एक देश है जिसका नाम क्या है, न्यूजीलैंड है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो फाइनल मुकाबला भारत ने इंग्लैंड को हराकर जो है इसमें जीत दर्ज की है। हाँ जी, मैन ऑफ द मैच राज बाबा और प्लेयर ऑफ द सीरीज डेवाल्ड ब्रेविस को दिया गया है, साउथ अफ्रीका जो है। चलिए ये सब बातें ध्यान रखनी है, लेकिन कप्तान कौन रहे भारत की तरफ से, यश ढुल रहे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पीछे मैं बता दूं आपको, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ जब जब ये श्रृंखला जीती गई है तब तब ये दोनों जो सवाल हैं वो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं पूर्ववर्ती, उन्मुक्त चंद के बारे में और पृथ्वी शॉ के बारे में भी पूर्ववर्ती जो भी परीक्षाएं इनके समय में हुई थी उस समय ये सवाल आए हुए हैं। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करें, उससे पहले इन थोड़े देशों के बारे में मानचित्र में आप लोगों को मैं बता देता हूं, जरा समझिएगा कहानी क्या है और कहां कहां से संबंधित हमें थोड़ी बातचीत इन देशों के बारे में कर लेनी है। तो मेरे मित्रों, हमने अभी देखा इंग्लैंड जो है, उस इंग्लैंड को हराकर हमने यह श्रृंखला जीती है। तो यूनाइटेड किंगडम का ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है फ्रांस के ऊपर वाला, यहां पर यूके का पूरा क्षेत्र है, यहां पर ऑकलैंड वाला ये क्षेत्र है, डेनमार्क है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, उसके ऊपर एक देश यहां आपको नजर आ रहा है जो क्या है, ब्रिटेन है। क्या है, ब्रिटेन देश है। और ब्रिटेन का इस दुनिया के अधिकांश देशों पर हमेशा क्या रहा है, आधिपत्य रहा है। इसके बाद एक देश आया हमारे सामने जिसको हमने सेमीफाइनल में हराया था, उसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया यहां पड़ता है, जिसे कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश भी क्या कहा जाता है, यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नीचे एक देश पड़ता है, इससे उसका नाम क्या है, न्यूजीलैंड है। तो यहां ब्रिटेन है, यहां आपका ऑस्ट्रेलिया है और इसके ठीक नीचे आपका क्या है, यहां पर न्यूजीलैंड है। प्लस इसके साथ साथ हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो यहां इन दोनों के बीच में जो कैरेबियाई देश हैं, इन कैरेबियाई देश में जैसे जमैका है, होंडुरास है, इसके अलावा हेती है, डोमिनिक रिपब्लिक है, क्यूबा है, इन क्षेत्रों में यहां एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है, वेस्ट इंडीज है। यानी कैरेबियाई देश है वेस्ट इंडीज, कैरेबियाई देश जो है वो, कैरेबियाई देश कौन सा है आपका, वेस्ट इंडीज है। तो कैरेबियाई देश जो है वो कहां पड़ते हैं, इस इलाके में पड़ते हैं जहां पर आपका जमैका है, हेती है, होंडुरास है, ये सब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर जो है, इस अटलांटिक महासागर में ये सारे देश पड़ते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, जिसके ऊपर पापुआ न्यू गिनी है, इंडोनेशिया है, इधर इंडोनेशिया की नई राजधानी यहां बनी है, बुर्नेई जो है ये वाली इंडोनेशिया आपकी है, यहां पर बुर्नेई के जंगल जो हैं, यहां पर नई राजधानी यहां की बनाई गई है, किसकी, इंडोनेशिया की। इसके अलावा तस्मानिया सागर जो है वो, तस्मानिया भी इस ठीक ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है, तस्मान सागर जहां पर है। ये सारे नाम जो है वो किसी न किसी व्यक्ति या अंग्रेजों के नाम पर, यूरोप से जो आने वाले इधर वाले जो लोग थे उनके नाम पर इसको रखा गया है। तो चलिए मेरे दोस्तों अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, ठीक है, हाँ जी। तो यहां ध्यान रखना, ये कैरेबियाई जो देश है, इन कैरेबियाई देशों में से एक क्या है आपका, वेस्ट इंडीज है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके स्क्रीन पर। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत 50वीं वर्षगांठ का स्मारक टिकट जो है वो हाल ही में किसके द्वारा अनावरित किया गया, यह संस्था जो है वो कहां पर स्थित है, यह बताना है। देखिए इंटरनेशनल क्रॉप्स, ICRISAT, ICRISAT
इस नाम की संस्था, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इस संस्था का नाम है। और यह संस्था कहां पर स्थित है? यह संस्था स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में अभी प्रधानमंत्री स्टेच्यू ऑफ क्या है आपका, यहां पर स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन करने के लिए गए थे। एक आपको मैंने एक दिन पहले स्टेच्यू ऑफ वननेस के नाम से एक स्टेच्यू बताया था, वो कहां पर स्थित है जरा सुनिएगा। आप लोग अगर बता सकते हैं तो जरा बताइए। जिसने हमारे जो 4 मठों की, उत्तरी, दक्षिणी, श्रृंगेरी मठ, ये मठों की स्थापना की थी, उनकी याद में एक वननेस नाम से, स्टेच्यू ऑफ वननेस नाम से भी क्या किया गया है, एक स्टेच्यू स्थापित किया गया। वो कहां पर है? स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो 216 फीट ऊंची, 216 फीट ऊंची एक प्रतिमा है, जो कि कहां पर है? श्री रामानुजाचार्य जो है, इनकी याद में यह प्रतिमा जो है वो क्या की गई है? स्थापित की गई है। कहां पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में। इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जब गए तो इन्होंने हैदराबाद में स्थित एक अन्य संस्था ICRISAT जो है, इस संस्था के लिए क्या किया है? इनके स्वर्ण जयंती समारोह, यानी 50 वर्ष इस संस्था की स्थापना को पूरे हो चुके हैं, जो कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाली भारत की एक संस्था है। तो यहां पर है इसके स्वर्ण जयंती यानी 50 वर्षगांठ इनकी पूरी होने जा रही है। स्थापना के 50वां वर्ष, स्थापना का इसका क्या है? स्थापना का जो 50वां वर्ष है, 50वां वर्ष वो ये मना रहे हैं। इससे ही हम स्वर्ण जयंती समारोह कहते हैं। और इस पर प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट जारी किया। क्या किया? डाक टिकट जो है वो डाक टिकट जारी किया। इस डाक टिकट को यहां से जारी कर दिया गया। तो अब जरा ध्यान रखिएगा इस बात को कि भाई इन तीनों के बारे में, स्थापना का 50वां वर्ष पूरा हुआ, डाक टिकट इस समय जारी की गई। ये डाक टिकट किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई। तो आपसे तो मैंने यही पूछा था कि यह कृषि क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्था है, किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य, किसका? अनुसंधान जो है इसका काम करने वाली जो संस्था है, ये कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। अहमदाबाद जो शहर है और एक आपका गांधीनगर शहर है, गांधीनगर जो शहर है, ये दोनों शहर जो हैं वो आपको ध्यान रखना है, ये साबरमती के नदी के किनारे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये दोनों साबरमती नदी के तट पर स्थित है। गुजरात का एक शहर है जिसका नाम क्या है? डीसा है। ये डीसा जो शहर है, ये डीसा शहर जो है वो पश्चिमी बनास नदी जो है उस पश्चिमी बनास के किनारे पर स्थित है। और मैंने आपको बताया था ये साबरमती नदी जो आपकी है वो तो राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है और पश्चिमी बनास जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले से निकलती है। यानी दोनों नदियां निकलती तो कहां से है? राजस्थान से है। निकलती तो राजस्थान से है, लेकिन इसका ज्यादातर उपयोग कौन सा राज्य करता है? ये करता है आपका गुजरात। तो दोनों नदियां गुजरात में जाकर क्या करती है? प्रवेश करती है। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक है। और यहां पर इसरो जो है, इसरो का यहां पर क्या है? मुख्यालय स्थित है। चेन्नई जो है वो चेन्नई आपका कहां पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और यह आपका जो पूर्वी तट है उस पूर्वी तट पर स्थित है चेन्नई एक शहर जो है वो। तो ये सब बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इस बात को। हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद जो है वो कहां की राजधानी है? तेलंगाना की क्या है? राजधानी है। ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत आपसे करें। उससे पहले इन सभी के बारे में मैंने जो बातें की है वो आपको बता देते हैं। ये आपका गुजरात है। गुजरात में आपका अहमदाबाद है, जहां पर अहमदाबाद में अहमदाबाद जो है, इस अहमदाबाद में क्या शुरू हुई है? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, भारत और इंडीज के बीच में जो मोदी स्टेडियम है, क्या है? मोदी स्टेडियम है। मोदी स्टेडियम जो है, यहां पर क्या किया गया है? मैचों का प्रसारण किया जा रहा है।
तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेडियम है यहां पर मोटेरा स्टेडियम जो है, यहां पर क्या है, पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था। उस स्टेडियम में इन मैचों का क्या किया जाएगा, भारत और इंडीज के बीच में श्रृंखला का आयोजन कल शुरू हो गया है। कब से शुरू हुआ, तो ये 6 फरवरी 2022 से इसका क्या किया गया, आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद देखिए हमने बात की थी अभी आपके सामने कर्नाटक की, तो ये कर्नाटक है और कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है ये आपकी यहां पड़ती है, यहां आपका क्या है, बेंगलुरु है, जो कि इसरो का हेडक्वार्टर भी कहा जा सकता है, इसरो का हेडक्वार्टर भी कहा जा सकता है। और राज्य का नाम अगर है तो कर्नाटक आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई आपको पता है इधर वाले इलाके पर स्थित है, ये यहां पर आपका क्या है, चेन्नई है। और चेन्नई जो है वो कहां पड़ता है, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु यहां पर आपका पड़ता है। ये बात भी मैंने आपके सामने रख दी है। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर की। अगला सवाल आपका क्या है, तो देखिए मुंबई जो है वो आपका इस तट पर पड़ता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत, ये भी बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो चलें अब अगले सवाल की बात करते हैं। हाँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और थावरचंद गहलोत जो है वो यहाँ के क्या है, थावरचंद गहलोत जो है, यहां लिख देता हूं मैं, बसवराज मुंबई। आपने वो पॉलिटिकल में एक मुंबई वाद का नाम सुना होगा, मुंबई जो है वो इसी से जुड़ा है, ठीक है, मुंबई, बसवराज मुंबई है और थावरचंद गहलोत है, थावरचंद जो गहलोत साहब हैं, थावरचंद गहलोत, ये पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। इनके स्थान पर आजकल पीयूष गोयल जो है वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। यहां लिख देता हूं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में सत्ता पक्ष की ओर से राज्यसभा के नेता, विपक्ष के नहीं, राज्यसभा के नेता पहले थे थावरचंद गहलोत। राज्यसभा के नेता अभी कौन है, तो अभी है आपके पीयूष गोयल साहब, पीयूष गोयल जो है वो आपके नेता हैं, पीयूष गोयल। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात करें, राज्यसभा में विपक्ष के नेता की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो राज्यसभा में क्या है, विपक्ष के नेता हैं। लेकिन लोकसभा का नेता कौन है, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा के जो नेता हैं, लोकसभा के नेता वो प्रधानमंत्री ही होता है, यानी पीएम हमारे लोकसभा के नेता हैं। लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है साहब, लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है, विपक्ष का नेता जो है वो स्थान क्या है, खाली है। राहुल गांधी में इतनी अकल नहीं है और बाकी सब जो है वो आगे आ नहीं सकते, क्योंकि चुनाव में एक निश्चित अनुपात है, 10%, 15% सीटें जो है वो प्राप्त करनी जरूरी होती है, लेकिन वो सीटें ये लोग प्राप्त कर नहीं पाए, इस वजह से इनको यह स्थान मिला नहीं, यानी निश्चित जो सीटें हैं वो प्राप्त ना कर पाने की वजह से इनको यह स्थान, विपक्ष का जो दर्जा है वो मिला नहीं। इस वजह से ये लोग सिर्फ राज्यसभा में ही अपने विपक्ष के नेता को अपॉइंट कर पाए या नियुक्ति कर पाए। और राज्यसभा में सभापति जो हैं वो सभापति का भी चुनाव होने वाला है। सभापति राज्यसभा में जो है वो उपराष्ट्रपति हैं, आपको पता है, उपराष्ट्रपति जो कि एम वेंकैया नायडू है। इसके अलावा भारत में अभी जल्द ही जो है इसी वर्ष राष्ट्रपति जी का भी क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया, वेंकैया नायडू जो है, वेंकैया नायडू साहब जो है वो यहां ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, जरा देखो भैया, यह सवाल है स्वच्छता के सारथी फेलोशिप। इस प्रकार की एक नई फेलोशिप शुरू करने जा रहा है कौन, जरा देखो। स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा बेस्ट टू वैल्यू मिशन के तहत की गई है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इनमें से कौन है, ये जरा बताइएगा, ठीक है। अधीर रंजन चौधरी विपक्ष में बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता नहीं है, जरा ध्यान सुन लो, ठीक है। स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा की गई है। वेस्ट टू वैल्यू मिशन के तहत, यानी जो बेस्ट कचरा है उसके माध्यम से जो वेस्ट टू वैल्यू है इसके तहत की गई है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है ये आपको बताना है। ये स्वच्छ सारथी फेलोशिप जो है ना, स्वच्छता सारथी
फेलोशिप, ये फेलोशिप मुख्य रूप से शुरू कब की गई थी? तो यह फेलोशिप जो है वो वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। वर्ष 2021 में यह पहली बार शुरू की गई थी, यानी पहली बार इसे जारी किया गया था, पहली बार इसकी घोषणा। और अभी हम बात कर रहे हैं कौन से वर्ष में? 2022 के लिए इसकी घोषणा की गई है और भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय ऑफिस है उसके द्वारा की गई है। जो वेस्ट चीजें हैं उनकी वैल्यू एडिशन कैसे की जाए इसके बारे में है। तो आपको बताना है कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अब वर्तमान में कौन है भारत सरकार के, यानी प्रधानमंत्री के। जरा देखो, यहां है कृष्णा स्वामी विजय राघवन, यहां है डॉक्टर आर चिदम्बरम, वी अनंत नागेश्वर, संजीव सान्याल। संजीव सान्याल जो है वो प्रधान आर्थिक सलाहकार है। क्या है? प्रधान आर्थिक सलाहकार है, आर्थिक सलाहकार है, आर्थिक सलाहकार है। और आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर वी अनंत नागेश्वर की भी नियुक्ति की गई है। आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अभी जल्द ही नियुक्ति किसकी की गई है? वो है वी अनंत नागेश्वर। डॉक्टर आर चिदम्बरम जो है वो 2018 में, अप्रैल 2018 तक जो वैज्ञानिक सलाहकार थे वो तो थे कौन? डॉक्टर आर चिदम्बरम। ये अप्रैल 2018 तक थे और अप्रैल 2018 से बाद में इनको बनाया गया। कब? अप्रैल 2018 के बाद किसको बनाया गया है? तो बाद में ध्यान रखना, इसके बाद बनाया गया कृष्ण स्वामी विजय राघवन जो है वो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, कृष्णा स्वामी विजय राघवन जो है वो इसका सही जवाब है। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। ये क्या है? स्वच्छता को कैसे बढ़ावा दिया जाए, स्वच्छता के मामलों में देश में लगातार बढ़ रहा जो वर्चस्व है उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में बातचीत यहां पर की जा रही है। तो वेस्ट टू वैल्यू है, यानी जो चीजें वेस्ट होती जा रही है उनकी वैल्यू एडिशन कैसे की जाए और स्वच्छता को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके दिशा में काम करने वाले लोग जो हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब बातें ध्यान रखना। कृष्णा स्वामी विजय राघवन जो है वो वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं वो हैं। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल है यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके बारे में सवाल आया है। तो आपको बताना है कि यूजीसी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, ग्रांट कमीशन जो है ये इसका सही नाम है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूजीसी है। इस यूजीसी यानी जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, इसका अध्यक्ष जितनी भी यूनिवर्सिटी भारत में चल रही है, आप जिस विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हैं वो सब के सब किसके अंदर में काम करते हैं? इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत काम करते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत काम करते हैं। तो अभी हाल ही में इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एम जगदीश कुमार को, डीपी सिंह को, सोनाली सिंह को और राजीव कुमार को। देखिए सोनाली सिंह जो है इनको सीजीए बनाया गया अभी हाल ही में, सीजीए बनाया गया, सीएजी नहीं, सीजीए बनाया गया। किसको? सोनाली सिंह को, ये ध्यान रखना। और भारतीय अकाउंट सर्विस जो होती है, भारतीय लेखा सर्विस जो होती है, लेखा सेवा, भारतीय लेखा सेवा के अधिकारी होते हैं। भारतीय लेखा सेवा जो होती है उस भारतीय लेखा सेवा के अधिकारियों को सीजीए बनाया जाता है, लेकिन सीएजी अलग है। सीएजी अलग है जो कि वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र क्या है? मुर्मू है, मुर्मू। ये संवैधानिक पद है और 148 से लेकर के 151 तक के जो आर्टिकल हैं उन आर्टिकलों में इनका क्या है? उल्लेख है। तो सोनाली सिंह जो है उनको सीजीए बनाया गया अभी हाल ही में। राजीव कुमार जो हैं, राजीव कुमार के बारे में ध्यान रखना, नीति आयोग आपने सुना होगा। नीति आयोग जो है, इस नीति आयोग के वर्तमान में क्या है? उपाध्यक्ष के पद पर किसके बाद बने हैं? तो ध्यान रखना अरविंद पनघड़िया जो है, अरविंद पनघड़िया, इनके स्थान पर इनको बनाया गया था राजीव कुमार को। एक आपने नाम राजीव महर्षि सुना होगा, राजीव महर्षि, दोनों में अंतर है। राजीव महर्षि जो है वो राजस्थान के पूर्व सीएस रह चुके हैं, पूर्व में वो सीएजी रह चुके हैं। ठीक है, यानी पूर्व में रह चुके हैं ये दोनों पद पर। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने काम किया है।
राजीव महर्षि को अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार जो है, उस पद्म विभूषण पुरस्कार से भी क्या किया गया था, नवाजा जा चुका है। तो ये सारी बातें भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। तो अभी हाल ही में एम जगदीश कुमार जो है, एम जगदीश कुमार को किसके स्थान पर, डीपी सिंह के स्थान पर, डीपी सिंह के स्थान पर किसको बनाया गया है, इन भाई साहब को बनाया गया। तो सही जवाब आपका पहला होगा, ठीक है। डीपी सिंह के स्थान पर किसको बनाया गया, इन भाई साहब को बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। मेरे हिसाब से इसमें सारी बात आ गई। यूजीसी के बारे में दो बातें मैं आपको बता देता हूं। यूजीसी जो है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी की स्थापना की गई थी, 28 दिसंबर 1953 को। लेकिन इसे सांविधिक निकाय जो है वो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत इसे क्या बनाया गया था, एक सांविधिक निकाय बनाया गया। सांविधिक निकाय जो है, सांविधिक निकाय इसे बनाया गया। सांविधिक निकाय कब बनाया गया, तो 1956 में, यूजीसी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के तहत। लेकिन स्थापना इसकी कब हो चुकी थी, 1953 में ही हो चुकी थी। तो ये सब बातें आपको ध्यान रख लेनी है। हाँ जी, चलिए 28 दिसंबर, यहां पर आपके सामने 1953 इसकी सही डेट है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, यह है 100 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया, 1000 वनडे मैच, 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम जो है वो भारत है, जिसने अपना 1000वां वनडे मैच कहां खेला। यह सवाल परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल पहले आ चुके हैं। हाँ जी, बताइए। हेडक्वार्टर यूजीसी का दिल्ली में, एकदम सही कह रहे हो। हेडक्वार्टर भी लिख देता हूं, चलो। यहां पर हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली जो है, दिल्ली जो है, यहां पर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये भी आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलो अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है यहां पर, 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम भारत है, जिसने अपना 1000वां वनडे मैच कहां पर खेला। सूरत में, जयपुर में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, ठीक है। तो देखिएगा इनमें सही जवाब क्या है। बेंगलुरु तो कर्नाटक में, अभी हमारी बात हुई थी, कर्नाटक जो है यहां पर है। और ठीक है, बसवराज मुंबई, बसवराज मुंबई जो है, मुंबई, ये साहब जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम है, ठीक है। और किसके स्थान पर बने थे, तो ये यदु राजा जो है, उनका नाम आपने सुना होगा, उनके स्थान पर बने थे। और यहां पर थावरचंद गहलोत जो है, थावरचंद गहलोत पहले ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार में, प्लस राज्यसभा में ये सत्ता पक्ष के नेता थे। इसके बाद है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के बारे में अभी अभी हमने सारी बातें की है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है, ठीक है। और साबरमती का संत किसे कहा जाता था, महात्मा गांधी को कहा जाता। सूरत और अहमदाबाद शहर जो है वो दोनों सूती कपड़े के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। क्या है, सूती जो कपड़ा है, उस सूती कपड़े के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई शहर है तो वो कौन से, अहमदाबाद और सूरत शहर है। जयपुर जो है, यहां पर जयपुर के चौंप में मैं 3 साल से इस सवाल को पढ़ा रहा हूं लगातार, जिस दिन से पहली बार चर्चा हुई। लेकिन असलियत यह है कि इसका शिलान्यास अब किया गया है। यानी शिलान्यास का मतलब है अभी धरातल पर पहला काम जो है ना, जैसे अपन मकान बनाते हैं तो प्लाट से 10 साल पहले खरीद के छोड़ दो, लेकिन उसकी असली शुरुआत जो है वो हम उस दिन करते हैं जिस दिन भूमि पूजन होता है, जिस दिन हम काम शुरू करते हैं। तो इसका काम अब शुरू किया गया, यानी इसका भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम अब किया गया। इस कार्यक्रम में सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, ये सब लोग इसमें शामिल हुए। सीपी जोशी भी इसमें शामिल हुए। तो अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था, आजकल उसका नाम मोदी स्टेडियम कर दिया है, यानी मोटेरा स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम यही है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम यही है, सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो यही है। और अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, ये जो जयपुर वाला होगा, ये बनेगा कहां पर, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, दूसरा
सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम जो है, बड़ा स्टेडियम यहां पर बनने वाला है। कहां पर? चौंप गांव में बनने वाला है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर कहीं है, सबसे बड़ा स्टेडियम कहां है? सबसे बड़ा स्टेडियम मेरे मित्रों जो है वो आपका मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, मेलबर्न। पहले भारत में सबसे बड़ा जो स्टेडियम आता था वो ईडन गार्डन कोलकाता का आता था, लेकिन अब वो कहीं पीछे खिसक गया है। अब ये स्थिति है आज के दिन। तो आपका सही जवाब इसमें कहां है? भारत ने अपना 1000वां वनडे जो है, 1000वां वनडे किसकी कप्तानी में खेला जा रहा है? तो आपने पता होगा, जिनको हम लोग रोहित शर्मा के नाम से जानते हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी में, रोहित शर्मा की कप्तानी जो है, उनकी कप्तानी में 1000वां वनडे भारतीय टीम जो है वो खेल रही है। और कहां खेल रही है? ये अहमदाबाद में खेल रही है। कहां पर? अहमदाबाद में इस मैच को खेला जा रहा है। और ये किसके खिलाफ खेला जा रहा है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जा रहा है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसको खेला जा रहा है। ये सारी बातें ध्यान रखना। पूरी श्रृंखला जो है, ठीक है, हाँ जी, तो ये पूरी श्रृंखला जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अरे हाँ, मैंने देख लिया, आप कह रहे मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम दूसरे स्थान पर है। अब आप लोग जो कल का न्यूज़पेपर है उसको पढ़िएगा, उसमें ये सब दिया हुआ है, वही मैंने आपके सामने बताया है। मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं बताया है। कल का न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको उस न्यूज़पेपर में ये सारी जानकारियां मिलेगी जैसे मैंने आपके सामने रखी है। ये देखिएगा, आपका अहमदाबाद शहर जो है वो यहां पर है, ये यहां पर है, ये पूरा का पूरा मामला जो है वो यहां पर संबंधित है। ये गुजरात आपका है, ये गुजरात है। गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? कच्छ का क्षेत्र है। ये कौन सा है? कच्छ का क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, मैंने देख लिया है, आपके जवाब देख लिए हैं सारे। चलिए, यहां पर आपके सामने जो है ये आपका क्या है? गुजरात है, गुजरात है। यहां पर आपको पता है भूपेंद्र पटेल साहब जो हैं, भूपेंद्र पटेल जो हैं, ये भूपेंद्र पटेल क्या है साहब? यहाँ के सीएम साहब हैं। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और यहाँ की राजधानी जो है वो क्या है? गांधीनगर है। यहाँ की राजधानी जो है वो आपकी गांधीनगर है, ये ध्यान रख लीजिएगा। प्लस ये इधर वाला जो इलाका है पाकिस्तान के सीमा बनाता है, ये कहा जाता है कच्छ का रण। कच्छ का रण भी यहां पर स्थित है। प्लस एक क्षेत्र जो विवादित रहता है वो क्या है? सर्क क्रीक है। क्या है? सर्क क्रीक जो है वो विवादित क्षेत्र है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत पाक विवादित जो भाग है, विवादित रहता है, क्योंकि सीमा फिक्स नहीं रहती, दलदली क्षेत्र होने की वजह से। यहां पर क्या रहने की वजह से? दलदली क्षेत्र जो है वो दलदली क्षेत्र रहने की वजह से ये नहीं रहता है। इस वजह का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। बाकी सारी बातें हो चुकी है, यहां पर खेला जा रहा है और यहाँ का शहर जो है वो कौन सा है? अहमदाबाद है, अहमदाबाद है, जहां पर ये क्रिकेट मैच जो भारत के बीच खेला जा रहा है 1000वां जो है वो वनडे मैच है। ये ध्यान रखना, क्या है? वनडे यानी ओडीआई मैच जो है वो खेला जा रहा है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो क्या है? इसरो है, ठीक है, हाँ जी। चलिए सवाल आपके सामने है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था चंद्रयान-3 कब लॉन्च करने वाला है? चंद्रयान-3 के बारे में मैंने 2-3 दिन से आपको पढ़ा दिया है और ये न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा है। चंद्रयान-3 को यानी कब तक? अगस्त 2022 तक, अगस्त 2022 तक इसरो क्या करना चाहता है? इसे प्रक्षेपित करना चाह रहा है। इसरो के प्रमुख जो है वो कौन है? सोमनाथन साहब हैं, ठीक है। और इसरो के साथ साथ भारतीय विज्ञान एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, डॉक्टर कौन है? जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि हम लगातार इसकी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसरो का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक जो है यहां पर इसका क्या है? कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये सारी बातें आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2022 इसकी सही डेट है। हाँ जी, अब फटाफट आप लोग आगे बढ़े तो चलिए जरा
15 अगस्त के दिन स्थापना आप लोग सब लोग जानते हैं, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा इसरो जो है, इसरो की स्थापना कब की गई थी, ये यहां आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था की अगर बात करें तो देखिए, भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था जो है वो इसरो है, और जापान की जो है वो जाक्सा है, अमेरिका की जो है वो क्या है, नासा है, और इसके अलावा स्पेस एक्स, SPACE जो है, ये स्पेस एक्स जो है वो किसकी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम टेस्ला भी है। 15 अगस्त 1969 एकदम सही आपका जवाब आ गया है। 15 अगस्त 1969 जो है, 1969 जो है इसको, इसकी स्थापना की गई थी। एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, टेस्ला है। ये भारत में भी अपनी जो कंपनी है वो स्थापित करना चाहते हैं। तो टेस्ला कंपनी किसकी है, एलन मस्क की है, और स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी है, दुनिया की ताकतवर अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है ये सब। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है मित्रों, आपके सामने सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा अरावली जैव विविधता पार्क कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। अरावली जैव विविधता पार्क कहां पर स्थित है, जिसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों यानी OECM साइट के रूप में उसे क्या किया गया है, घोषित किया गया है। एक साइट है जिसका नाम है अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय करने वाली साइट है, उस साइट में शामिल किया गया है। आप ये देख लीजिएगा कौन सा पार्क है, अरावली जैव विविधता पार्क है। अरावली जैव विविधता पार्क, अरावली जैव विविधता पार्क जो है, ये जैव विविधता पार्क कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना ये हरियाणा में स्थित है। कहां पर है, हरियाणा में स्थित है, जिसे अभी हाल ही में क्या किया गया है, OECM जो है इस साइट के रूप में उसे क्या किया गया है, इसे शामिल किया गया है। तो ये कहां पर स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। अरावली जैव विविधता पार्क कहां पर स्थित है, अरावली जैव विविधता पार्क आपका हरियाणा में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा की सीमा आपको पता है उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, दिल्ली के साथ भी लगती है, प्लस हरियाणा की सीमा जो है वो राजस्थान के साथ भी क्या होती है, साझा होती है। गुजरात की हमारी बातचीत हो चुकी है, और महाराष्ट्र में अभी लता जी का निधन हो चुका है, आपको पता ही है। और राजस्थान जो है, राजस्थान के जयपुर में दुनिया के तीसरे बड़े खेल स्टेडियम का क्या किया गया है, उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो ये सब बातें मेरे हिसाब से आप लोग पहले से जानते हैं, तो हरियाणा इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा से नीरज चोपड़ा संबंधित है। चलिए, नीरज चोपड़ा जो है उनका संबंध भी कहां से है, हरियाणा से है। और हरियाणा के इस नीरज चोपड़ा को अभी सेना में परम विशिष्ट मेडल जो है, परम विशिष्ट मेडल जो है वो भी क्या किया गया है, दिया गया है। प्लस इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जो पदक है वो स्वर्ण पदक क्या किया था, हासिल किया था। और इन्हीं की याद में मुंबई ठाणे जो है, यहाँ ठाणे में क्या किया गया, सेना द्वारा एक स्टेडियम का नाम इनके नाम पर रखा गया। और 7 अगस्त के दिन भाला फेंक दिवस जो है वो भी घोषित किया गया। भाला फेंक दिवस जो है वो भी इनकी याद में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। और अभी हाल ही में आपको पता है, मैंने ब्रेक थ्रू अवार्ड जो पढ़ाया था, यानी एथलेटिक्स ब्रेक थ्रू अवार्ड जो है वो भी किसको दिया गया है, वो भी नीरज चोपड़ा को दिया गया है। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पर बात करेंगे। यहां पर हरियाणा देख लीजिएगा, आपके सामने मैं रख देता हूं हरियाणा का मैप भी। हरियाणा जी, ठाठ से आजा भाई, हरियाणा आजा। ये रहा आपका हरियाणा, और हमारे ठाठ से के में आपको पढ़ा देते हैं। धाकड़ सुना क्या आपने, खेलो इंडिया गेम्स जो है उसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा, पंचकूला में। कहां पर, हरियाणा के पंचकूला में उसका आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के किस में किया जाएगा, हरियाणा के पंचकूला जो है यहां पर क्या किया जाएगा, आपको पता है खेलो इंडिया गेम्स, पंचकूला हरियाणा जो है, हरियाणा यहां पर क्या किया जाएगा, खेलो इंडिया गेम्स जो है उनका आयोजन किया जाएगा। इसका जो शुभंकर क्या होगा भैया, धाकड़ होगा। क्या होगा, धाकड़, धै धनुष धाकड़। ये जो धाकड़ है ना, ये याद कर लेना, पेपर में इससे पहले भी जो आयोजन हुए हैं उनके बारे में पूछा जा चुका है। तो ये धाकड़ जो है, और उम्मीद है 2022 में अब कोई कोरोना का व्यवधान नहीं आया, तो ये 2022 में अच्छे ढंग से 2021 वाले क्या हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे पंचकुला हरियाणा में। अब हरियाणा की सीमा जो है, देखिए हरियाणा और
इन पंजाब की दोनों की संयुक्त राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। मूल रूप से चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा के अंदर नहीं है, मूल रूप से ये अंदर तो किसके है, ये चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की सीमा में, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ दोनों के कॉर्नर हिस्से पर पड़ता है। इसकी सीमा पंजाब के साथ लगती है, ये देखिए पंजाब के साथ, इधर राजस्थान के साथ लगती है, राजस्थान के साथ पब यानी पंजाब के साथ लगती है, इधर दिल्ली के साथ इसकी सीमा लगती है, इधर यूपी के साथ इसकी सीमा लगती है, और थोड़ा सा भाग इसका हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगता है, और कुछ भाग इसका उत्तराखंड के साथ यानी यूटी के साथ भी लगता है। इस प्रकार का इलाका है। अब मैप में तो दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल में लगता है या नहीं लगता। हाँ जी, लॉरेंस ब्रेक थ्रू अवार्ड दिया गया है। चलिए अब हरियाणा के बारे में बात होगी। राजस्थान है, राजस्थान के बाद उत्तराखंड है, दिल्ली है, इधर आपका उत्तर प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश है, और पंजाब है। इन सब के साथ हरियाणा की क्या होती है, सीमा लगती है। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। 9 नंबर सवाल है, वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बन रहा है, यह आपको बताना है। वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो है वो अमेरिका है। 2 नंबर व्यापारिक भागीदार जो है वो चीन है। लेकिन चीन में देखिएगा मेरे दोस्तों, आयात और निर्यात के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। आयात और निर्यात के बीच में मध्य अंतर सबसे ज्यादा है, मध्य अंतर बहुत ज्यादा है, यानी हम लोग चीजों को मंगाते ज्यादा हैं और भेजते कम हैं। संयुक्त अरब अमीरात है और सऊदी अरब है। तो इसका सही जवाब जो है वो 3rd नंबर पर क्या है, यूएई है, और 4थे नंबर पर क्या है, सऊदी अरब है। इन देशों के साथ हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इस प्रकार का बातचीत करते हैं। इसके बाद देखिए अफगानिस्तान देश जो है, अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भारत ने भेजी है, उसकी 4थी खेप अफगानिस्तान पहुंच चुकी है, और यहां पर किसका कब्जा है, तालिबानियों का। तालिबानियों ने भारत से गुहार लगाई, तालिबान जो है इसका कब्जा है, लेकिन गुहार लगाई। तो 4थी खेप जो है मानवीय सहायता की, 4थी खेप जो है वो किसकी, मानवीय सहायता जो है, दवाई, खाने पीने का राशन, ये मानवीय सहायता भारत ने क्या की है, उपलब्ध कराई है। और भारत का इसमें पार्टनर जो है वो कौन बना है, भारत का पार्टनर इसमें ईरान बना है। ईरान ने कहा कि आपको इतनी दूर से सामान लाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहां से ले जाओ और यहां पर पूर्ति कर दो। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सही जवाब इसका सर्वे जो है, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान यूएई का, और चौथा स्थान सऊदी अरब का है। तो चलिए अब जरा देखिएगा, आगे आपसे बातचीत करें। इस मैप में आप लोगों को अमेरिका दिखा देते हैं। पहले तो देखिएगा, ये रहा आपका अमेरिका, ठीक है, ये अमेरिका देख लो भैया, अमेरिका जाना पड़ेगा थोड़े दिनों में आपको। ये कनाडा है, ये क्या है, कनाडा है यहां पर, और कनाडा और इसके बीच में ये जो सीमा साझा होती है ये आपके सामने, यहां पर इनके बीच में महान झील क्षेत्र पड़ता है। क्या है, महान झील क्षेत्र जो है वो यहां पर पड़ता है। ये झीलें कौन सी है, मिशिगन, ठीक है, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर, ये सब झीलें जो है वो यहां पर पड़ती है। मिशिगन है, इरी है, ओंटारियो है, सुपीरियर, ये महान झील क्षेत्र है, और ये यूएसए है। इस यूएसए के साथ भारत जो है वो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये भी बात हमें समझनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके इधर वाली सीमा जो है वो प्रशांत महासागर के साथ लगती है, और इधर वाली सीमा जो है वो अटलांटिक महासागर के साथ इसकी क्या होती है, साझा होती है। यहाँ मेक्सिको की खाड़ी है, ये किसकी खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी है, और यहाँ आपका मेक्सिको शहर पड़ता है। यानी अमेरिका के इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक, यहाँ वाशिंगटन जो है वो राजधानी है, और एक न्यूयॉर्क शहर है। इन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए आपस में यहां से भूमि का एक टुकड़ा काटकर जो है वो क्या किया गया है, ऐसे जोड़ा गया है। तो यहां पर एक नहर का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है, पनामा नहर है। क्या है, पनामा नहर जो है उसका निर्माण यहां पर किया गया है। तो ये सब बातें आप लोग मेरे हिसाब से जानते हैं, ठीक है। चलिए, सुपीरियर, ओंटारियो, ठीक है, सुपर। चलिए अब जरा देखिए, चाइना जो है वो दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। रशिया के साथ सीमा लगाता है, मंगोलिया के साथ लगाता है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और भारत से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और
ये लाओस और आपका वियतनाम जो है इन सीमाओं के साथ साथ आगे बढ़ता है। इधर वाला ये इलाका जो नजर आ रहा है आपको, ये किसका है? चाइना का पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले, जो यूएई आप लोग कर रहे हो, ये देश यहां पर पढ़ते हैं। देखिए ये सऊदी अरब है आपका, ये सऊदी अरब है, इसके किनारे पर एक तरफ कुवैत है, एक तरफ ईरान है, कतर है, ओमान है, ये सारे देश यहां पर पड़ते हैं और अफगानिस्तान भारत से ठीक यहां पर पड़ता है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका। मेघालय के मुख्यमंत्री ने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का क्या किया? उद्घाटन किया है। आपको बताना है कि भैया ये बताओ कि मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मेघालय जो है यहाँ पर शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का क्या किया गया है? उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। तो अब बताइए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई जो है वो तो कर्नाटक के, अभी आधे घंटे से बात कर रहे हैं, कर्नाटक जो है यहाँ के हैं। पिनराई विजयन है, या कोनराड के संगमा है, एम स्टालिन है, कौन है? एम स्टालिन जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। कहां से है? तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु से संबंधित कौन है? एम स्टालिन है। अब दो नाम बच गए, पिनराई विजयन और आपका कोनराड के संगमा। तो पिनराई विजयन जो है, ये पिनराई विजयन कहां से संबंधित, अगर आपको ये भी समझ में आ जाए तो भी इन सब के जवाब देने की स्थिति में आप लोग रहोगे। तो पिनराई विजयन जो है इनका संबंध कहां से है? केरल से संबंधित है। केरल जो है यहाँ की राजधानी तिरुअनंतपुरम, आप लोग जानते हैं तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम जो है वो यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर मुख्य भाषा जो है वो मलयालम बोली जाती है, मलयालम। मलयालम यहाँ की क्या है? मुख्य भाषा है, ध्यान रखना, मुख्य भाषा क्या है? मलयालम भाषा जो है मुख्य भाषा है। और केरल जो है 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई और इसकी जो सीटें हैं वो 140, 20 और 9 है, यानी 140 विधानसभा की सीट, 20 लोकसभा की और 9 यहाँ की क्या है? राज्यसभा की सीटें। प्लस आपके पास बच गया एक ही ऑप्शन, कोनराड के संगमा है। और आपको पता होगा पिछली बार राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था, जिस समय हमारे प्रणब मुखर्जी जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके सामने एक व्यक्ति था पी संगमा। वो पी संगमा की पार्टी जो है वो कोनराड संगमा उनके बेटे हैं और उन्हीं के पिताजी ने जो है वो उनके सामने चुनाव लड़ा था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय के कोनराड के संगमा जो है वो यहाँ के वर्तमान में क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। ये ध्यान रखिएगा, मेघ और आले है मेघालय, ठीक है, कोनराड संगमा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो मेरे दोस्तों 60 जो है वो विधानसभा की सीटें, 2 यहाँ लोकसभा की सीटें और 1 यहाँ क्या है? राज्यसभा की सीटें। ये किसकी है? राज्यसभा की सीट है यहाँ पर, राज्यसभा। इसके अलावा 2 क्या है? लोकसभा। लोकसभा की सीटें यहाँ कितनी है? 2 है। विधानसभा की सीट कितनी है? तो विधानसभा की 60 सीटें, विधानसभा की 60 सीटें। प्लस यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है चेरापूंजी। क्या है? चेरापूंजी स्थान। आप लोग जानते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जिसको कहा जाता है चेरापूंजी, वो स्थान है। इसके अलावा गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां यहाँ पर है। गारो, खासी और जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया जो है, जैंतिया, इनकी पहाड़ियां भी यहाँ पर क्या है? स्थित है। गारो, खासी और जैंतिया की प्रमुख पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो ये आपकी यहां पर पड़ती है। तो बाकी सारी बातें आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि यहां और कौन कौन सी बातें हैं। तो देखिए, एक हमने बात की थी अभी केरल के बारे में। तो केरल में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी स्थित हैं। जिन नेशनल पार्क की बात करें तो एराविकुलम है, एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है। इसके अलावा अन्नामुदी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। इसके अलावा पंपादुम सोला जो है, पंपादुम सोला जो नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पर क्या है? स्थित है। कर्नाटक में भी बहुत सारे हैं। कर्नाटक में भी आपको पता होगा मेरे दोस्तों, बन्नेरघट्टा, क्या है? बन्नेरघट्टा जो नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, ये क्या है? नागरहोल नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और कुद्रेमुख जो है वो नेशनल पार्क भी यहाँ पर क्या है? स्थित है। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपसे बात कर ली। अब राजस्थान के संदर्भ के कुछ सवालों पर मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं, जरा फटाफट देखिए। इन पर मैं आज ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि हम पहले से बहुत सारा समय अन्य सवालों में दे चुके हैं। यहाँ है, विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का शिलान्यास चोंप में किया गया है, जो फिर कहां पर स्थित है ये बताना है। चोंप कहां पर स्थित है ये तो जानते हो कि चोंप जयपुर में है भैया। चोंप कहां पर है? जयपुर में, लेकिन ऑप्शन उससे आगे निकल गया है। क्या है? तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो है उसका शिलान्यास अभी हाल ही में किया गया है।
तो हमारे आरसीए जो हैं, इस आरसीए के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? आरसीए के अध्यक्ष जो हैं वो सीएम गहलोत के बेटे हैं और उनका नाम क्या है? वैभव गहलोत है। क्या है? वैभव गहलोत है। वैभव गहलोत जो है वो इसके क्या है? आरसीए के अध्यक्ष हैं। तो इसके प्लस बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई, इसके अध्यक्ष जो हैं वो सौरव गांगुली साहब हैं। सौरव गांगुली जो हैं वो हैं सौरव गांगुली, ये भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जो हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्लस हमारे सीएम साहब जो हैं अशोक गहलोत जी, वो भी इस कार्यक्रम में क्या रहे? अशोक गहलोत जो हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष की भूमिका में या सचिव की भूमिका में निभाने वाले जय शाह जो है, जय शाह, ये भी इस कार्यक्रम में क्या रहे? उपस्थित रहे। इन सभी लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ। लेकिन ठीक है, हाँ जी, अब है बस्सी जयपुर, मानसरोवर जयपुर, चोमू जयपुर, सांगानेर जयपुर, ऐसा ऑप्शन आ जाए तो बहुत कम लोग हैं जो इसका जवाब देने की स्थिति में होंगे, क्योंकि बाकी सब तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये चोंप गांव कहां पड़ता है। इतना जानते हैं कि जयपुर में, लेकिन जयपुर की भी तहसीलें आप लोगों को अगर दे या जयपुर के इलाके दे तो आपको पता होना चाहिए ये चोंप गांव जो है चोमू में है। चोंप चोमू, चोंप चोमू, ऐसे याद कर लो। क्या है? चोंप चोमू, नाम ही एक जैसे, चोंप और क्या है? चोमू है, चोमू। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, चोमू के बेर बड़े प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, तो चोमू जयपुर जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, सांगानेर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि किसके पास है? अडानी ग्रुप के पास है। अब किसके पास है? अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप जो है इसके पास जो है वो सांगानेर एयरपोर्ट है। सांगानेर, सांगानेर एयरपोर्ट, सांगानेर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो है वो किसके पास है? सांगानेर एयरपोर्ट जो है वो अडानी के पास है। बस्सी जयपुर, मानसरोवर जयपुर, ये सब आप लोग जानते हैं जयपुर के इलाके। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहां है जयपुर के एकमात्र, राजस्थान के एकमात्र विश्वविद्यालय जो जोधपुर में स्थित है की स्थापना कब की गई? राजस्थान का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना से लेकर के आज तक मात्र 2 ही इसके कुलपति बने हैं, बाकी सब रजिस्ट्रार जो है उस रजिस्ट्रार के हवाले ये पूरा विश्वविद्यालय है जो कि राजस्थान में धड़ाले से चलता है, जहां ना कोई प्रोफेसर ना कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, केवल मात्र असिस्टेंट प्रोफेसर के भरोसे यानी व्याख्याताओं के भरोसे ये पूरा विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। इसको लेकर कल एक खबर आई न्यूज़पेपर में, तो मैंने ये सवाल आपके सामने बना दिया। राजस्थान का एकमात्र जो पुलिस विश्वविद्यालय वो कहां स्थित है? ये सवाल कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। जोधपुर में स्थित है, ये सवाल आ चुका है परीक्षा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी आपसे तो सवाल ये पूछा जा रहा है। 4 फरवरी 2010, 4 फरवरी 2012, 4 फरवरी 2014, 4 फरवरी 2016। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2012 जो है, इस 2012 में क्या इसकी स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखना 2012 जो है 4 फरवरी के दिन इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना से लेकर के अब तक केवल मात्र 2 इसके कुलपति बने हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। 4 फरवरी 2012 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 4 फरवरी 2012 स्थापना कहां पर की गई थी? तो जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। यह सवाल है आपकी स्क्रीन पर। राज्य सरकार द्वारा गठित विजय कुमार व्यास समिति का संबंध जो है वो इनमें से किससे है? विजय कुमार व्यास समिति जो है उसका गठन किया गया है, यानी रिटायर्ड जो जज हैं विजय कुमार व्यास, उनकी अध्यक्षता में विजय कुमार व्यास जो है रिटायर्ड जो है वो न्यायाधीश हैं, इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। मनरेगा कार्य की जांच के लिए, कार्मिक विभाग से संबंधित भर्ती या प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से लिए और कला और संस्कृति यानी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के आरपीएससी पहले ही समिति एमएल कुमावत समिति का गठन कर चुकी है। एमएल कुमावत, लेकिन समिति तो क्या करती है? ये समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है। अब सरकार का काम है, समिति ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, लेकिन रिपोर्ट को क्या कर दिया? जितनी भी रिपोर्ट दी उसके आधार पर अगर भर्तियां होती तो राजस्थान में स्वर्ग स्थापित हो जाता भर्तियों के मामले में। लेकिन सरकार की मंशा इन भर्तियों को पारदर्शी तरीके से कराने की है नहीं, इसी वजह से पहले जो समिति ने सिफारिशें की उस आधार पर अगर काम करते तो दूसरी समिति के गठन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी सरकार ने एक और समिति का गठन कर दिया। समिति यानी तारीख पे तारीख आती जा रही है, लेकिन बच्चों की सबर का बांध भी टूट चुका है। और कल तो ये भी रिपोर्ट आ गई है भैया कि रीट के जो विद्यार्थी बाड़मेर में पकड़े गए थे ना, इन लोगों को एसआई का भी पेपर मिला था, यानी अब उनके फिजिकल जो जांच हो रही है उस फिजिकल जांच में उनको क्या किया जाएगा? पकड़ा जा सकता है। और वो लोग जो है वो अभी क्या चल रहे हैं? फरार चल रहे हैं। यानी रीट का खोज रहे थे और किसका निकल गया? एसआई का भी निकल गया है मामला सामने कि भाई इन लोगों को भी ये पेपर मिला है। ठीक है, हाँ
तो चलिए अगले सवाल जरा देखिएगा, क्या है 14 नंबर सवाल। राजस्थान का वह रेलवे स्टेशन जिसे रेलवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। इंटरनेशनल तर्ज पर जिसे विकसित किया जा रहा है, ऐसा आपका एकमात्र एयरपोर्ट इसमें से कौन सा है? तो इन ऑप्शन को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो, उदयपुर झीलों की नगरी है। क्या है? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी जो उदयपुर है, इस उदयपुर में झीलों की नगरी में ऐसा किया जा रहा है कि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा होता है वैसा क्या किया जाएगा, ये बनाया जाएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा, अंतिम सवाल आपके सामने आज की क्लास का है। राज्य का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट कहां आयोजन किया गया? देखिएगा, राज्य स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन जयपुर में होना था लेकिन उसको स्थगित कर दिया। ठीक है, क्या किया जाना था? इन्वेस्टमेंट समिट जो है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो कहां पर आयोजित होना था? जयपुर में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 ओमिक्रॉन की वजह से उसे एक बार क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। लेकिन जिला स्तर पर अलग अलग आयोजित किए गए, जिसमें पहला जिला स्तरीय जो इन्वेस्टमेंट समिट है वो कहां आयोजित किया गया? तो पहला जो आयोजन है वो भीलवाड़ा में किया गया था मेरे दोस्तों। क्या है? भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती है। औद्योगिक नगरी जो है, औद्योगिक नगरी के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है। ये क्या है? राजस्थान का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है, मैनचेस्टर जो कहलाता है, ऐसा भीलवाड़ा जो है यह है, आपको पता ही होगा। इसमें पहला राज्य स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इस सभी की पैनल पीडीएफ जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, और आपको ध्यान रखना है, या तो इस नाम से REAL रियल NEWS इस नाम से सर्च कर लीजिए, या 8947832323 और 70 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर सिर्फ इतना लिखकर भेज दीजिएगा। PDF आपको इस टेलीग्राम का क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाकी सब बात करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज की क्लास आपने अटेंड की और आनंद से हमारी बातें आपने सुनी। अगली क्लास में कुछ नई जानकारी, कुछ नए तथ्यों के साथ आपके साथ वापस मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको इसी प्रकार की खुशियां प्रदान करे। तो दोस्तों आप सभी का दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।